यहाँ ये जो इंस्पायर्ड एयर लिखा है इसमें आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, सामने ओपन कीजिए। यहाँ जो इंस्पायर्ड एयर है उसके विदिन ब्रैकेट में ऑक्सीजन डालिए वहाँ पे, O2 लिखिए और एक्सपायर्ड एयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके विदिन ब्रैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड डालिए। हो गया सबका? लिख लिया आपने? इंस्पायर्ड एयर में आपने यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है और एक्सपायर्ड एयर में आपने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है? अभी जब हम ये पैरा स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी पार्शियल प्रेशर से। किससे स्टार्ट होगी स्टोरी हमारी? पार्शियल प्रेशर से, ठीक है? अभी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का 104 mmHg है और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg है। आपको पता है कि जब हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसी भी चीज का जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे हम लोग एचजी को स्केल के तौर पे इस लिक्विड का हम लोग यूज करते हैं। पता है ना आप लोगों को? बैरोमीटर वगैरह में सब चीज में इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत हैवी होता है। तो अगर आप कम लिक्विड भी यूज करेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से इसका एचजी का यूज करते हैं हम लोग। तो जब 104 यहाँ पे प्रेशर किसका है? ऑक्सीजन का है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 40 है। तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर किसका है और कम किसका है, तो आप हमें आंसर देंगे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, 104 है और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे 40 है। याद रखना है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा 104, 120, 40, 140, एक जैसे मिलते जुलते वहां पे आपको डेटा दिए जाते हैं। आपको पता नहीं चल रहा, आप जो सीख रहे हैं, ये नीट का क्वेश्चन है। अगर ऑक्सीजन का पूछा जाता है तो वहां पे आपको 104 पे टिक करना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाता है तो आपको वहां पे 40 के ऊपर टिक करना है, ठीक है? अब ये बोल रहा है सो चीज ठीक है। आप एक बात समझिए, अगर मेरी मर्जी मैं यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन डाल दूं, मान लीजिए कि हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं ऐसे, तो आपको पता चलेगा ये तो लंग का आखिरी भाग है। ये एल्वियोलस जो है, एल्वियोलाई तो प्लूरल होता है, एल्वियोलस मतलब एक है यहाँ पे, एक बलून लाइक जो स्ट्रक्चर था उसको ये एल्वियोलस बोला है यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी को? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? दिक्कत आ रही नो। है तो एक और अगर दिक्कत आ रही है तो बोलिएगा, मैं एक और दिखा दूंगी डायग्राम। बट आपको समझ आ रहा होगा, फर्स्ट डे बहुत सारी फोटोज देखी आपने तो आपको बात समझ आ रही होगी कि ये लंग का एक आखिरी कोना का कॉर्नर मात्र है। समझ गए? ये यूनिट है ना, इकाई है ना, जो गैसेस एक्सचेंज करने का काम करता है। अब यहाँ पे स्पेस होता नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है। डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, ठीक है? इसके चारों तरफ बिछे हुए होते हैं, तभी तो वो क्या करेगा, डिफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब जो आपको यहाँ पे बात समझनी है, ये ऊपर वाली बात तो क्लियर है आपको। अब जो आपको यहाँ पे स्टोरी समझनी है वो ये है कि इसने जो ब्लू कलर मार्क कर रखा है यहाँ पे, यानी कि ऊपर से अगर हम इसको ऐसे काट दें, समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है? क्या बोला मैंने? अगर हम इसको बीचों बीच, कैसे बायलेटरल सिमेट्री हम लोग डिवाइड करते हैं, वैसा ना हो कि आप लिख दीजिएगा कि लंग में बायलेटरल सिमेट्री होती है, ऐसा नहीं लिखना है आपको, समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे आप किसी ऑर्गेनिज्म को बायलैटरली सिमेट्रिकल अगर करते थे तो आप उसको ऊपर से नीचे तक डिसेक्ट कर देते थे, ठीक है? वैसा ही अगर आप इसको ऊपर से नीचे तक ऐसे हाफ करके इमेजिन करें और आप इसको अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर मान लेते हैं, तो आपको एक कहानी यहाँ पे अलग समझ आती है कि ये जो यहाँ पे अभी आप जो पढ़ रहे हैं, आपकी बात मैं कर रही हूँ, बट एक्चुअली जब देखा जाता है तो होता क्या है, जो आपको ये लेफ्ट में जो सारा पोर्शन दिख रहा है, ये आपके लंग का राइट दिखाया गया है और ये लेफ्ट दिखाया गया है, ठीक है? खैर वो तो पता है आपको। मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, ठीक है? मतलब अभी मैं पैरामीटर इस डायग्राम का मान रही हूँ जो दिख रहा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी आपको डायग्राम में जो आपको ये लेफ्ट पोर्शन दिख रहा है ब्लू कलर का, तो ये ब्लू कलर जो है यहाँ पे, ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इसका सबका रिश्ता नाता, चाहे इस पोर्शन का हो,
चाहे हार्ट के इस आधे भाग का हो, चाहे इस भाग का हो, चाहे इस पोर्शन का हो, चाहे किसी भी पोर्शन का हो, ठीक है? इन सब के केस में क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको वहां पे एक लाइन देखिए, ये आंसर दे रहा है। इतना जो सेगमेंट है ना, ये देखिए अब कहानी बता रहा है आपको आगे की। थोड़ा सा इसको देखिए और इसको देखिए। किसी बच्चे को कहीं पे कुछ समझने में दिक्कत हो, मुझे इंस्टेंटली टोक दीजिएगा, स्पेशली जो फिजियोलॉजी वगैरह चल रही है उसमें मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ। ये नहीं पूरा एक्सप्लेन हो गया फिर आप बोलिए मैडम फिर से शुरू से बता दीजिए। आप मुझे इंस्टेंटली उसी टाइम टोक दीजिएगा। मैम एल्वियोली में इसको 104 था ना मैम, पार्शियल प्रेशर हाँ, ऑक्सीजन का। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ मैम नीचे 95। नहीं समझे, वो मैं अभी आती हूँ उस डिस्कशन के ऊपर। ये इतना ज़्यादा बेचारा घूमता-घूमता अच्छा ये डिफरेंस पता है कैसे लिखा जाता है? ये जो हमने डिफरेंस यहाँ पे लिखा है, ये एक्चुअल में गैप है। एक्चुअल में क्या है, ये यहाँ पे गैप है। हाँ, यही चीज़ मैं आपको अभी समझाने वाली थी, ये देखिए। यहाँ पे 40 और 45 5 का गैप है। यहाँ पे गैप कितने का है? 5 का है, 5 का है। और यहाँ पे जो आपको गैप दिख रहा है, वो गैप कितना है? बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन यहाँ 95 है और यहाँ 40 है। और बाहर जब इसको एंटर करना था तो 104 था। सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे। एक टेबल बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, हम लोग ज़िक्र करते हैं उसका, ठीक है? अब इसका तभी मैं बहुत स्मूथली इसको समझा रही हूँ। बोल भी रही हूँ कि जहाँ दिक्कत है वहाँ पूछिए, समझिए इस चीज़ को। गैप हम कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए हम इसको बलून इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक बलून है, ठीक है? तो आपको आप जब बाहर से एयर ब्लो करेंगे इसके अंदर, तो इसका मतलब आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए। और आप यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा किसका रख रहे हैं? तो ऑक्सीजन का रख रहे हैं। किसका रख रहे हैं? ऑक्सीजन का। आपने यहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा रखा है कि ये 104 है और ये 40 है, ठीक है? बट उसके बाद ये बात भी आप समझिए कि ये जाने के बाद पल्मोनरी वेन से जाने के बाद, ये अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद और जब ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है। जब ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड तो यहाँ नीचे जाते-जाते क्योंकि ब्लड अब क्या कर रहा है? एक मीडियम की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। अकेला नहीं है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? एक मीडियम की तरह काम कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ेगा, एक ट्रिक याद रखिएगा कि बच्चों को जब दिक्कत आती है ना, तो मैं उनको ऐसे बताती हूँ। कहती हूँ एक ट्रिक याद रखना, कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो कन्फ्यूजन में क्या करते हैं मैम आपके कि ऑडियो में सर इको आपका आ आवाज रहा है। नहीं आ रहा है। 1 मिनट। आवाज मैम कम हो गया था। अब ठीक है? या वैसे ही यस है? मैम। आप सही है? वो एक कॉल आ रही थी बीच में जिसकी वजह से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। आप सही है वॉल्यूम? ठीक है, बोलूँ मैं? यस मैम। यस मैम। चलिए, हाँ, तो मैंने देखा है कि कई बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इस डेटा को उठा के इधर लिखते हैं, मतलब वो ऑक्सीजनेटेड वाले डेटा को इधर लिख देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड वाले डेटा को इधर। हो सकता है आपसे भी गलती हो एग्जाम में। तो आप इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए। ट्रिक ये है कि जब शुरू में इसको एंटर होना था ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का गैप बहुत ज्यादा था। फिर धीरे-धीरे जब ये ब्लड में कैसे चल रहा है बेचारा, कैसे जाएगा? ये तो कोई इंसान तो है नहीं कि गया ब्लड में तो ब्लड रास्ता बनाए इसकी या फिर कुछ करे, ठीक है? वैसा तो कुछ है नहीं, डिफ्यूज होके चल रहा है ब्लड के साथ, ठीक है? तो फिर उसके बाद जब ऑक्सीजनेटेड इसके बाद की अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अरेंज द फॉलोइंग सीरीज, एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, ठीक है? मैं बोलूं कि पहले इंस्पिरेशन, फिर मैं लिख दूं वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता, तो आप बोलेंगे ना कि नहीं मैम आप गलत बोल रहे हैं, बोलेंगे ना आप उधर से? बोलेंगे नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, सीरीज तो ये होती है कि पहले यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सप्लाई होगा, फिर ये बॉडी के जो टिश्यूज हैं या फिर अगर आप एक एक को माने
फिर ये बॉडी के सेल्स जो हैं ये खुद के मेटाबॉलिज्म को करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को धक्के मार के यहाँ से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में तो सीरीज यही है ना कि पहले इंस्पिरेशन होगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और फिर क्या होगा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ गैप बहुत ज्यादा है 104 एंड 40, थोड़ा गैप यहाँ पे क्या है गैप यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है, बट इसके कॉम्पिटिटिवली अगर हम देखना स्टार्ट करेंगे तो इसके कॉम्पिटिटिवली क्या है यहाँ पे गैप थोड़ा कम हुआ है। सबसे कम कहाँ हो गया यहाँ पे, क्यों कम हुआ है यहाँ पे उसका रीजन सुनिए। सारा ऑक्सीजन बेचारा तो खप गया। अब मान लीजिए कि आप महीने भर का राशन लेके आते घर पे, जैसे भी लॉकडाउन का टाइम था लोगों ने बहुत अफवाह फैलाई शुरू में कि सब कुछ बंद रहेगा कुछ मिलेगा नहीं, रातों रात लोगों ने भीड़ मचा दी कि ठीक है चलो हम पूरे महीने भर का राशन लेके आ जाते हैं। आपने सोचा भाई मुझे बहुत डर लगता है, हो सकता है कहीं कोरोना ना हो जाए, आपने मतलब बाहर निकलने की कसम खा ली कि हमें नहीं निकलना है, ठीक है। तो धीरे धीरे तो वो राशन खत्म होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप खाए जाएंगे और वो बढ़ता जाएगा, नहीं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन जो यहाँ पे 95 आपको दिख रहा है, इस 95 में से इन सेल्स ने यूज भी तो करा है ना, ये अपने मेटाबॉलिज्म को पूरा करने के लिए इस ऑक्सीजन का यूज भी तो करते हैं। आपके बॉडी के जिस पार्ट और पोर्शन में ऑक्सीजन ना जाए ना पहुंचे वो पोर्शन आपका पैरालाइज्ड हो सकता है। पता है आपको कितना जरूरी है ये, डॉक्टर्स को आपने बोलते हुए सुना होगा, बहुत सारी मूवीज में सुना होगा आपने। रामदेव बाबा कहते हैं भाई हम सारी बीमारी दुनिया की ठीक कर सकते हैं। क्यों, किस चीज पे फोकस करते हैं भाई, खूब योगा करो, ये करो वो करो, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने बॉडी सेल्स को तुम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराओ। ये ऑक्सीजन जो खपा है ना इन बॉडी टिश्यूज में, इसके खपने की वजह से अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 रह गया है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है यहाँ पे 45 हो गया, 45 हो गया है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चल रहा था जो अपना गैप लेके 40 40 और 45, यानी 40 40 और 45, इसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड दे तो रहे ये अपना मेटाबॉलिज्म करके, बट ऐसा थोड़ी है कि कोई जैसे अगर अमीनो एसिड बना है तो अल्फा कार्बन अपना कार्बन ही निकाल के दे देगा, नहीं। मेटाबॉलिज्म के थ्रू इस ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसफॉर्म करा के फिर ये वापस भेज देते हैं, जिसकी वजह से ये गैप्स का जो डिफरेंसेस है, तो कभी अगर आपको नीट के एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन होता है जैसे आपने कल एक सेल डिवीजन वाला चैप्टर मतलब क्वेश्चन देखा था, इस तरीके से पूछा जाएगा कि इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ड्यूरिंग removal back of deoxygenated blood, mark the right series of differences between partial pressure। वहां पे ए ऑप्शन में आपको पहले ये फिर ये लिखा रहेगा, बी ऑप्शन में पहले ये फिर वहां आपका सर घूमने लगेगा। वहां आप सोचिएगा क्या ये 104 40 95 40 45 40, हो सकता है किसी में आपको 40 95 लिख दिया जाए। तो इस वजह से मैंने इस डायग्राम के ऊपर बहुत फोकस, इसको बना के मैं लिख दूं क्या जाता है, मेरी मर्जी में 50 पॉइंट बना दूं इस पे। देखिए जैसे अभी हम लिखना स्टार्ट करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपको पता है जैसे सारे चैप्टर्स अभी तक आप सीख के और खुद से लिखने की आदत तो आ गई आप लोगों को। तो जैसे मान लीजिए मैं लिखूं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन इन द एल्वियोलर एयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mmHg, क्या दिक्कत है, मैं लिखूंगी लाइन, आप भी लिखेंगे, बोलेंगे मैडम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। एक्चुअल क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको खुद से लिखना है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख दूंगी। फिर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन इज 40 mmHg, ठीक है, ये भी दिख रहा है। और ये जो कहानी बीच की जो छुपा के इसने रखी है ना, ये जो हिडन है ये दिस वन, ये आपको चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में क्या करना है बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करना है। अभी आपको उतना बढ़िया समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आपको बस इतनी बात बताई गई है जो मैंने बोला पहले, पता है क्या होता था पुरानी ओल्ड बुक्स में, यहाँ पे आया हाँ भाई लो अब बच्चे को बताओ हार्ट की फोटो भी बताओ वो कैसे काम करता है क्या है नहीं है, तो थोड़ा आपको और ज्यादा टफ लगने लगता। बट यहाँ पे अभी ये क्या कर रहा है, हार्ट की फोटो बना के ये आपको बस इतनी बात यहाँ पे बता रहा है कि पल्मोनरी वेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे याद रखना आपको जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पे, तो कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अब इस डायग्राम में किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछ लीजिए मेरे से।
एक शब्द क्या, अगर O2 का 2 भी लिखा है उसमें भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से, क्योंकि इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी है मैम हमको, जब मतलब सिस्टमेटिक लिखना है। आर्टरीज में से सिस्टमेटिक वेन्स में गया तो उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में जो डिफरेंस आया वो तो इसलिए आया क्योंकि वो बॉडी टिश्यूज में कुछ यूज हो गया ऑक्सीजन उसका। हाँ हाँ लेकिन हाँ 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 हाँ। एल्वियोलस में से जहाँ सिस्टमेटिक आर्टरीज के बीच में जो गैप है उसके बीच में भी कहीं पे यूज हुआ होगा तभी तो वो उसमें डिफरेंस आया। हाँ, ये जा रहा है ना। अब देखिए हमारे लंग्स हैं, हमारी बॉडी का एक एक पोर्शन, ये बेचारा तो बहुत दूर जा रहा है, पूरा तो दिख नहीं रहा। हमारी बॉडी तो टॉप टू टो है, ठीक है। हर एक चीज को चाहिए ना। अब जैसे मान लीजिए हार्ट तक जा रहा है तो यहाँ से फिर जब ये आगे मूव कर रहा है या फिर इधर गया तो हमारे लंग्स को भी चाहिए। अब हम लोगों ने पढ़ा टाइडल वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम है तो फला है मैम तो ये ऐसा है नहीं हो तो वो जो सकता भी है, हम पढ़ा है, 104 में से तो 95 ही आया यही हो। जाके तो बनाता है ना। फिर से बोलिए अमन, बीच में आवाज कट गई, फिर से बोलिए। मैम 104 है ना वहाँ, तो आते वक्त 95 ही डिफ्यूज हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए ये टेबल दिख रहा है आपको आपकी किताब का? यस मैम। दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है मैम। चलिए, क्या इसने इस डेटा को चेंज करा है? कंपेयर करते हैं, ठीक है। 104, 40 और ऑक्सीजन का यहाँ पे 95। आप देखिए इस डेटा को ना इसने फिक्स करके रखा। मैम साउंड नहीं आ रहा है। एक मैंने आपको लिखा था शायद इसके फॉर्म में, उस पेज में आपको मैं दिखा देती हूँ, अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात। इसके पहले एक पेज था, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं सर्च करके रखूंगी, जिसमें आपने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा था, याद आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? आपने उसमें क्या करा था, बस यही पेज ओपन हो रहा है बार बार, आपने उसमें इक्वेशन के फॉर्म में लिख रखा था। इसी के बाद मैंने, तो फिर शुरुआती पेज है, इसी के बाद जो मैंने लिखा था उसमें आपने क्या करा था, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा था कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वहां ये रहा, ये पेज, ये देखिए। इंस्पिरेशन के लिए जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बहुत कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो ये वो है, ये जो है ना, ये जो यहाँ पे ये शो कर रहा है एटमॉस्फेरिक एयर 159, तो ये है, ये जो इसने लिख दिया ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है यहाँ पे, ये जो लिख रहा, तो ये तब की बात है, इस टाइम की बात है, ये शुरुआती जब एंटर होना था ना इसको, तब की बात है। अभी तो हम एक्सपीडिशन का जिक्र तो हम लोग कर नहीं रहे, तो ये उस टाइम की बात आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना, जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि देखिए इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डेटा फिक्स्ड है, तो हमें क्या फायदा है, हम क्यों रटे हैं इसको, जब हम इसको क्या कर सकते हैं, जब हम इसको डायग्राम से समझ सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको समझ ही सकते हैं डायग्राम से, तो आपको रटने की कोई जरूरत या रिक्वायरमेंट तो है नहीं इसको, ठीक है। बात समझ आई अमन? और कोई डाउट? समझ आया? यस मैम। हाँ, और कोई डाउट? हाँ, वो डायग्राम में एक बार फिर से निकाल लेती हूँ। यही डेटा है, यही जो एनसीईआरटी की किताब का आपका डेटा है ना, इसी के बारे में हम लोग तो, बट रटने से क्या फायदा है जब आपको एक फोटो इतना बढ़िया समझा सकता है, तो हम लोग उसके बारे में उतना जिक्र नहीं। ये देखिए, इसको याद रखिए ना चुपचाप, वो सब कहानी भूल जाइए। टेबल है, टेबल आप खुद से बना सकते हैं, क्या दिक्कत है बनाने में? ये देखिए, ये देखिए, बना सकते हैं ना खुद से टेबल, आपकी मर्जी। आपने वैसा ही एक टेबल खींच लिया, टेबल खींचने के बाद आपने उस डायग्राम को देख के इसको खुद से बनाइए। बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, तो भाई इंस्पिरेशन होना है, बिल्कुल बलून की तरह, जैसे एयर ब्लो आप बाहर से करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं आप,
ब्लोअर खरीदते हैं या फिर अगर आप माउथ का भी यूज करते हैं तो पूरा दम लगाते हैं, यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है 159 एंड 0.3, बहुत ज्यादा गैप है ये। फिर एल्वियोलाई से तो इसका जो ड्रामा है इसका यही चलता है। कार्बन डाइऑक्साइड बेचारा जो है ये बस 40-45, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसानी से याद होता है। 40-45, तो ये आपको बनाना नहीं है टेबल, ऐसा नहीं कि आप बैठ गए आपने रटना स्टार्ट कर दिया, रटना नहीं है आपको। ये टेबल एक्चुअल में क्या है, आपको खुद से यहाँ पे ये डायग्राम देखिए और इस डायग्राम को देखने के बाद आप इसको खुद से समझिए और टेबल बनाइए। बात समझ आ रही है? और कोई डाउट किसी को इस डायग्राम से? इसको समझने के बहुत सारे फायदे हैं, कितने फायदे आप सोच भी नहीं सकते। जब आएगा आपका 18th चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, वहां भी ये टॉपिक काम देगा, यही डायग्राम काम देगा। ये अपने आप में मतलब की डायग्राम है, ये बहुत सारे जो यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर करने का काम करता है। आपको पार्शियल प्रेशर का भी क्या कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा है, और कैसे अगर ऑक्सीजनेटेड चल रहा है फिर ये वापस जाके टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने के बाद कैसे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के मतलब जिसका भी है ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उसके गैप को। और अगर आपको नीट के एग्जाम में 2000% कंफर्म्ड है, आप निकाल के देखिए सैंपल पेपर, आपको पक्का दिख जाएगा। ठीक है, हमेशा वहां के लिए ट्रिक याद रखिए, गैप जो है ज्यादा उससे कम, उल्टा दे दिया तो यहाँ पे गैप क्या है, कम है, उससे ज्यादा गैप हो गया, यहाँ सबसे ज्यादा गैप है। और एटमॉस्फेरिक का तो कहना ही क्या, एटमॉस्फेरिक वाला तो अपने आप में अनोखा है। एटमॉस्फेरिक वाला तो सीधा 159 से लेके 0.3 तक ये डेटा चलता है। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, जितने भी डायग्राम्स आपको दिखाए जाते हैं ये मुझे सबसे अच्छा साफ सा डायग्राम लगा, क्लीन है, बिल्कुल एनसीईआरटी जैसा ही है। सारे देखिए वही है यहाँ पे जो भी है। ये देखिए बेचारा क्या कर रहा है, बहुत सिंपल सा समझा रहा है यहाँ पे कि हाँ ये पल्मोनरी वेन्स है, ये बीच में हार्ट बना दिया, सिस्टेमिक आर्टरीज है, एरो देखिए बस ये, बट इसने लेबलिंग नहीं कर रखी उतनी अच्छी। लेबलिंग नहीं तो डायग्राम जीरो। बायो में सारी वैल्यू किसकी है आपकी, लेबलिंग की है। सारी जो वैल्यू है बायो में कौन लेके जाता है, लेबलिंग लेके जाता है। और जो आपको बना दिया है एनसीईआरटी की किताब में वो गैप नहीं होता, वो एक्चुअल में ऐसा है। मैं देखती हूँ दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक एल्वियोलाई की बहुत बढ़िया फोटो देखी थी फर्स्ट डे, ये देखिए ये है, ये दिख रहा है कितना क्लीन दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है ना, ये वाला गैप आपको किताब ने समझाने के लिए बताया, गैप नहीं होता ऐसे इस तरीके से, ये देखिए ऊपर ऊपर दिख रहा है आपको, ऐसे इनका जाल बिछा होता है। अंदर जो बलून लाइक आपको दिख रहा है वहां से आया, ऑक्सीजन डिफ्यूज कर गया, बस ऐसे इस तरीके से होता है। बट अब इसको पता है कि आपको ये समझा रहा है तो समझाने के तौर पे ये आपको क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे गैप बना देता है। ये क्या करता है, हाँ यही फोटो थी, सबसे बेस्ट डायग्राम है, इससे अच्छा नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। ये देखिए यहाँ पे इसने क्या करा है, ये गैप दे दिया है आपको, ये दिख रहा है खाली जगह, जो मैं बार बार बोल रही थी कि इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा मत सोच लीजिएगा कहीं पे कि खाली जगह, ऐसा कुछ नहीं होता, ब्लैंक स्पेस नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है जो आपने अभी भी देखा, ये देखिए ये ऐसा जाल बिछा होता है, ये लाइट बिछा होता है। ठीक है, कुछ रिटर्न वर्क करें हम लोग, और कुछ पूछना किसी को डायग्राम में से? देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, फिर इसी में से पॉइंट्स मैं आपको लिखना सिखा दूंगी। एल्वियोलाई जो है, प्राइमरी एल्वियोलाई ही वो मेन साइट है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड और टिश्यूज के बीच में होता है, ये देखिए। अब यहाँ पे ये जो नहीं आखिरी वाला जो था उसका, इसकी बात मत कर रही, छोड़िए, जब एनसीईआरटी नहीं है तो इतनी मेहनत कर रही। ये क्या बोल रहा है, यहाँ जो ब्लड है और उसके टिश्यूज के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या लाइन क्या है मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं लिख दूंगी, उसका तो आप खुद ही मास्टर हो जाएंगे लिखने के। ठीक है, आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। कैसे होता है ये, सिंपल डिफ्यूजन से होता है। सिंपल डिफ्यूजन अंडरलाइन कीजिए। अब इस बेचारे के पास कोई मॉनिटर नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे काम करता है ये, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कहीं पे फिजिक्स में आए, केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आए, फिजिक्स में प्रेशर ग्रेडियंट आए, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट आ रहा है। तो ग्रेडियंट मतलब फर्क, जो डिफरेंस होता है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखते हैं तो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है,
Solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. अगर किसी बच्चे ने बोला कि हमें समझ नहीं आया कि मैडम ये थिकनेस क्यों लिखा है, तो देखिए मैं समझा देती हूँ। एल्वियोलाई है ये, ठीक है। जैसे जो स्मोकिंग वगैरह है अभी आपके चैप्टर के एंड में, ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अब इस एल्वियोलाई के अंदर किसी बंदे का पूरा क्या हो जाए, वो मतलब जो स्मोक से जो निकलता है ना, वो ब्लैकिश जो होता है, वो पूरा जैसे ऐड आता था कि टार उसमें जमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मान लीजिए इसके अंदर क्या हो, थिकनेस बढ़ जाए इसकी, इस बेचारे जो मतलब ये इसकी जो वॉल है ना वो थिक हो जाए, तो क्या इसके एक्सचेंज पे फर्क नहीं पड़ेगा? क्या पड़ेगा। तो उसी को यहाँ पे आपको लाइन में दे रहा है समझाने के लिए, कह रहा है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन को अंडरलाइन कीजिए, मैं तो लिख ही दूंगी आगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइए नहीं। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन आपके सामने एनसीईआरटी की किताब है। Involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. डिफ्यूजन का रेट जरूर अफेक्ट होगा अगर आप थिकनेस को वहां पे हार्म करेंगे, ऑल्टर करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। अगर आपको समझ नहीं आया कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन का अलग देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग। तो ऑक्सीजन का जब हम काउंट कर रहे हैं तो इसका पार्शियल प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का देख रहे हैं तो इसका पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन वाले का तो पार्शियल के लिए आया यहाँ पे टर्म P और ऑक्सीजन के लिए O2, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आया CO2, पार्शियल के लिए आया P, ठीक है। Partial pressures of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion are given in table 17.1. ये टेबल के बारे में जिक्र कर रहा है। And in the figure 17.3, the data given in the table clearly indicates a concentration gradient. Clearly indicates a concentration gradient. अंडरलाइन कीजिए इसको। जिस दिन बराबर बराबर कर देंगे ना, ये चारों समझिए कि बंदा ऊपर चला गया। ये सब बराबर बराबर होगा तो बेचारे का होगा ही नहीं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज, देखिए सब आपका समझा हुआ है। ये डायग्राम मैंने आपको इसमें मास्टर बना दिया है, एक बार दो बार बना के और लेबलिंग खुद से कीजिएगा। भले ही इसको बनाने में, रे स्कीम बनाने में हो सकता है आपको देखने की दो बार जरूरत पड़े, बट आप इसको खुद से लेबलिंग खुद से कीजिएगा, एटलीस्ट कम से कम लेबलिंग खुद से कीजिएगा, ठीक है। Gradient is present for carbon dioxide in the opposite direction, that is from tissues to blood. Opposite direction का क्या मतलब है? From tissues to blood मतलब इधर से इधर, और from blood to tissues मतलब इधर से इधर, ठीक है। तो वही कह रहा है कि from tissues to blood and blood to alveoli, as the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen. ये आपको शुरू में भी 10वीं क्लास में भी टीचर्स ने बताया होगा कि जो कॉम्बिनेशन एफिनिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है ऑक्सीजन की कॉम्पिटिटिवली, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर, ठीक है। खैर ये तो हम करते रहेंगे, थोड़ा सा एक दो लाइन में लिख देती हूँ आपको। ये सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, एक लाइन। जो बच्चे मेरे से नीट की तैयारी करते हैं ना, जिन्होंने 3 साल अपना वेस्ट करा है, वो एनसीईआरटी की किताब लेके आते हैं, कहते हैं मैडम हमें ना इसका एक एक शब्द समझा दीजिए, अगले साल उनका सिलेक्शन हो जाता है। इतना पावरफुल है ये एनसीईआरटी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बंद करते हैं, थोड़ा रिटन वर्क कर लीजिए आप लोग। ऐसे तो आपको पता है कि हमें करना क्या है अभी। चलिए उस डायग्राम को समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, एनी डाउट किसी को? समझ आया डायग्राम क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में? यस मैम। यस मैम। आसान, अच्छा आसान लग रहा है, इजी लग रहा है? उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं उसको। ये तो रफ वर्क था, आपको समझा, बट मैं कितना भी घिसती रहती है, जब तक आप फोटो नहीं देखते आपको समझ नहीं आती बातें, ठीक है। डायग्राम की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, उसमें भी अगर कलर फिल कर दीजिए तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अब जितनी भी लाइंस लिखी जाएंगी ना, आप में से कोई स्टूडेंट अगर ऐसा लगे कि समझ नहीं आए तो वहां पे पूछिएगा मैडम आपने ऐसी लाइन क्यों लिखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी समझने में।
एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। लिखिए पहला पॉइंट, सबको पता है, आप बोलेंगे हमें पता है, ये लाइन समझा हुआ हो तो सब कुछ पता ही होता है आपको। पहला पॉइंट लिखिए, एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट, इज द alveoli are the primary site of, ये कॉल आया था ना तो ये जैसे तैसे हो गया। alveoli are the primary site for gaseous exchange, for gaseous exchange। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्लियर है? गैसेस एक्सचेंज का हमारा प्राइमरी साइट कौन सा है? यहाँ पे एल्वियोलाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम बात करते हैं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs between कैसे कैसे होता है ये? सबसे पहले शुरू से हम इसको लेके चलते हैं अगर, तो ये कैसे कैसे होना स्टार्ट करता है। एल्वियोलाई से पहले कहाँ गया? ये ब्लड में गया। एल्वियोलाई टू ब्लड, फिर एरो दिया मैंने, बी में क्या होता है? ब्लड टू cells or tissues of body, tissues of body सीरीज लिख रहे हैं हम लोग। और सी में पहले ये एल्वियोलाई टू ब्लड गया, फिर ब्लड से कहाँ जाएगा? ये सेल्स में जाएगा। और फिर ये क्या है कि ब्लड से लेके सेल्स और टिश्यूज में जो आपने भेजा है, फिर ये कहाँ जाएगा? यहाँ से फिर उल्टा हो जाएगा। फिर ये होगा फाइनली इट ऑल्सो follow the path of tissues to blood। कहानी समझ आई? उसी चीज को आपने लिख रखा है, ठीक है। मतलब तीनों तो शुरू से जाने वाला हमने यहाँ पे लिखा है, जाने वाला जो प्रोसेस था उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब क्या है इसका? क्या है? बेसिस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। बेसिस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। इसका बेसिस क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है। solubility of gases, solubility of gases is directly related to या connected to, जो लिखना है आपको, directly connected to thickness of membranes
which are involved in exchange of gases, इससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। मैम बुक में तो solubility as well as thickness involved in diffusion है। फिर से बोलिए। मैम बुक में लिखा है solubility of the gases as well as thickness of the membrane involved in diffusion। हाँ तो वही चीज तो है, उसी को दूसरी भाषा में लिखा है, सेम है। मतलब नहीं समझे कि आप चाहे सोल्यूबिलिटी की बात कीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा सोल्यूबिलिटी, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा थिकनेस, और फिर मैंने लिखा ग्रेडियंट, फिर मैंने क्या लिखा, गैसेस का ग्रेडियंट। ये तीनों फैक्टर हैं, ये तीनों क्या है, फैक्टर हैं, ठीक है। अब सोल्यूबिलिटी कम ज्यादा कैसे होगी, ये थिकनेस के, अब यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिख सकते थे, एल्वियोलाई भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स। क्या लिखा है मैंने, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स। हो सकता है कि जिस सेल के पास या जिस टिश्यू के पास जाना है उसको डिफ्यूज करने के लिए, उसके मेम्ब्रेन में ही कोई फॉल्ट हो, उसकी परमिएबिलिटी में कोई दिक्कत हो गई हो, ठीक है, एक ही बात है, उसको दूसरे लैंग्वेज में लिखा है। बात समझ आ रही है? यस मैम। हाँ, तो ये सब फैक्टर है, फैक्टर लिख रहा है हम लोग कि कम ज्यादा होगा, तो अगर हमने थिकनेस बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो डिफ्यूजन कम होगा। अगर हमने थिकनेस कम कर दिया तो क्या होगा, डिफ्यूजन बढ़ जाएगा वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल pressure is an important factor which is directly concerned with respiration, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं नीचे। टेबल कोशिश कीजिएगा कि आपको बिना देखे बनाना पड़े, डायग्राम रखिएगा सामने, उसी से फिल कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। असाइनमेंट क्वेश्चन तो ऐप में ही डाल दूंगी, इसलिए मैं आपको सेंड कर दूंगी। दो ही रेस्पिरेटरी गैस है, 5-10 होता तो सोचिए क्या हो जाता। तो सबसे अच्छी बात क्या है, रेस्पिरेटरी गैसेस दो ही हैं, इसलिए हमारा दिमाग खराब नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, दो ही होंगे, इस कॉलम को और पतला कर सकते हैं। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बेचारा कितनी जगह है। एक क्या है हम जानते हैं, एक हमारा ऑक्सीजन है और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए हाँ दिख रहा है, आप लोग एटमॉस्फेरिक एयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर की बात करते हैं। चलिए गैप बोलिए, इसका ऑक्सीजन का कितना है, 195 159 159 सॉरी मैम। चलिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3। तो इस टेबल को ना कभी आप ऐसा सोचिएगा ना कि हम पूरा लिख लिए और हम ऊपर वाली लाइन लिख रहे हैं, नीचे वाली लाइन लिख रहे हैं, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक आपने लिखा, उसका जो ग्रेडियंट आपको याद है ना उसको लिखिए तो आसान हो जाएगा ये टेबल। जैसे एटमॉस्फेरिक एयर का आपने याद किया हुआ था 159 और 0.3, मतलब 159 और 0.3, ये आपने याद किया हुआ था तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एल्वियोलाई वाली फोटो से आपको याद होगा, एल्वियोलाई इतने देर तक जो आपने फोटो देख के जो आपने डिस्कशन देखा है उससे आपको याद होगा मैंने क्या गैप बताया था वहां पे, याद कीजिए। एल्वियोलाई का गैप आपने क्या देखा था वहां पे, बोलिए।
104 104 and 40. and 40. और इधर से एक हटा के उल्टा कीजिए तो 40 हो जाएगा। 104 और 40। 104 इधर का एक हटा के पीछे से देखिएगा तो 40 है ना ये, तो 104 और 40। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। टेबल ने पहले डीऑक्सीजनेटेड का दिया है, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहले ऑक्सीजनेटेड का लिख सकते हैं। किसका लिख सकते हैं? ऑक्सीजनेटेड। हाँ, पहले हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लिख सकते हैं, क्योंकि आपने डायग्राम में पहले किसका देखा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का देखा है आपने। ठीक है, तो इसका गैप आपने क्या देखा है, 95 और 40 का, ये गैप देखा है आपने। डीऑक्सीजनेटेड फिर हमने क्या देखा था, 40-45। कम ऑब्वियस है, थोड़ा सा जैसे यहाँ पे दिमाग लगाएंगे ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगाइए कि ज्यादा किसको होना है, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा होना है। कभी अगर ऐसा हो कि कई बच्चों को मैंने देखा है कि ऑक्सीजन में ही 45 लिख देते हैं, तो याद रखिएगा एनी हाउ यहाँ पे ज्यादा किसको होना है, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये 40-45 हो जाएगा। ठीक है, और टिश्यूज में क्या है, टिश्यूज में जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो वही बात हो गई, टिश्यूज को जब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो 40 और 45, 40 और 45। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मुझे बेसमेंट सब्सटेंस वगैरह समझाना है, जो कि मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, फिर हम लोग और रिटर्न वर्क देख लेंगे। इतना हो गया सबका, इसको हटाऊं मैं, इतना हो गया सबका? Yes ma'am. यस मैम। Yes ma'am. समझ आया? बहुत इजी लग रहा होगा अब आपको ये चैप्टर, बहुत आसान लग रहा होगा। चलिए वेरी यस गुड। मैम। देखिए थोड़ा सा मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको समझा देती हूँ। ये फोटो दिख रही है आपको? Yes ma'am. चलिए एक आधा और अट्रैक्टिव ढूंढ लेते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं मिला तो इसी से समझा दूंगी। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम में हमारे नर्व्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही हम लोगों का जो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, मेरे ख्याल से फिर से वापस बेस्ट यही है, सबसे साफ सुथरा सा डायग्राम यही और देख लेते। ठीक उसी तरीके से हमारे एल्वियोलाई को भी क्या चाहिए होता है, प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये काफी प्रोटेक्टिव तरीके से रहता है खुद। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए चलिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए इसको जब आप देखना स्टार्ट कीजिएगा, इस डायग्राम को, अच्छा तो वही दिख रहा है, चलिए इसे समझते हैं। ये दिख रहा है आपको, आपकी किताब में भी है तो सबसे अच्छा है। एल्वियोलाई की ये जो लेयरिंग है ना, ये अपनी जो इसकी एल्वियोलर कैविटी, मतलब बीच वाली जो खाली जगह है, ये तो खैर कैविटी है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ एल्वियोलर वॉल? असाइनमेंट क्वेश्चन में होगा, कर लीजिएगा, आंसर बता देती हूँ। वन सेल्ड थिक, अब सोचिए कितना पतला है बेचारा,
एक सेल को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। और जब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ एल्वियोलर वॉल, तो आपको आंसर लिखना है 1 सेल थिक। तो इसकी थिकनेस ओनली 1 सेल है, सिर्फ एक सेल एक सेल एक सेल, यानी एक सेल एक सेल एक सेल एक सेल एक सेल जोड़ते जा रहे हैं। तो ये जो एक पतली सी थिन फिल्म जैसी जो स्ट्रक्चर बनी ना, कोटिंग, इसकी मोटाई थिकनेस कितनी है, सिर्फ 1 सेल बस, ठीक है। और ये अभी अभी आपने एक एल्वियोलाई वाली फोटो में देखा था कि ये ब्लड की कैपिलरीज ऊपर से इसने पूरा, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज में, पूरा छपा हुआ था उसको, मतलब चारों तरफ से इसके था। ये तो स्कीमेटिक फोटोज है ना, समझाने के लिए बच्चों को, कि ताकि बच्चों को यहाँ पे बात समझ आए, ठीक है। तो ये जो ब्लड की कैपिलरीज जो यहाँ पे गई हुई है, इसके अंदर बेचारा आरबीसी भी है। आरबीसी ही तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ना, आगे देखेंगे हम लोग ग्राफ भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो एल्वियोलाई है, ये जो क्या है हमारा एल्वियोलाई है, ठीक है। तो 9th क्लास में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था या फिर आप एपिथेलियम पढ़ते थे, तो वहां पे आपने ये स्क्वैमस एपिथेलियम देखा था। क्या देखा था आपने? स्क्वैमस एपिथेलियम देखा था, ठीक है। ये स्क्वैमस एपिथेलियम में आपको बताया गया होगा वहां पे, और टीचर्स बताते भी हैं कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम, याद आ जाएगा अभी आपको फोटो देख के, कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ठीक है, ये हर उस जगह पे प्रेजेंट होता है ना जहां पे हम लोगों को लाइनिंग की जरूरत होती है। और वो लाइनिंग कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। 9th क्लास का डायग्राम है मेरे ख्याल से, ये देखिए यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है, ये वाला। तो सब जुड़ के टिश्यू है, तो क्या एक सेल 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 सेल, बेचारा एक सा दिख रहा है, एक जैसा काम कर रहा है, तो क्या बन गया? टिश्यू बन गया स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो अगला जो नीट का क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलर लेयर, वहां पे आपको दिया जाएगा स्क्वैमस, एक आपको, तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। तो स्क्वैमस एपिथेलियम याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? स्क्वैमस। और इस थिन होने के साथ साथ 1 सेल थिकनेस रखने के बावजूद भी एक और इस बेचारे को टेंशन है कि इतनी कम थिकनेस, मतलब थिन बोल सकते हैं, थिकनेस थिकनेस वर्ड तो गलत हो जाएगा इसके लिए। बेचारा जो इतना थिन है, इसको इतना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम भी करना है डिफ्यूजन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है, कौन सा आपका एपिथेलियम होगा? स्क्वैमस एपिथेलियम होगा, ठीक है। अब बेसमेंट सब्सटेंस की बात आती है। अगला असाइनमेंट क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन? बेसमेंट सब्सटेंस बहुत जगह होता है बायो में, तो मैं लिख दूंगी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसमेंट सब्सटेंस ऑफ एल्वियोलाई, या बेसमेंट सब्सटेंस ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, जो भी आपको समझना, ठीक है। ये देखिए, जब हम मानते हैं, जैसे हम लोग कैसे 2 ईंटों के बीच में सीमेंट लगाते हैं ना, सीमेंटिंग मटेरियल, तो ये वैसा नहीं है कि कुछ आप जोड़ दीजिए सीमेंटिंग कर दीजिए, समझाने के लिए बता रही हूँ। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये जो एल्वियोलाई है, ये इस एल्वियोलाई, ये जो आपका क्या है, ये जो आपका क्या है यहाँ पे एल्वियोलाई है, और ये जो कैपिलरीज गई हुई है, इसके बीच में जो कुछ सब्सटेंस होगा ना यहाँ पे, उसको हम लोग बेसमेंट सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसमेंट। बेसमेंट सब्सटेंस इज बिटवीन देम, अंडरलाइन कीजिए, ये देखिए, बेसमेंट सब्सटेंस इज बिटवीन देम। और इस बेचारे का थिकनेस तो और कम होता है, 1 मिलीमीटर से भी कम होता है इसका। तो कुल मिला के हम ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारा एल्वियोलाई है, टिश्यू है, सेल है, सब मिल के डिफ्यूजन के प्रोसेस को कोऑपरेट कर रहे हैं। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर diffusion of oxygen from alveoli to tissues and that of carbon dioxide from tissues to alveoli. अब एक 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मैं बच्चों को देती हूँ कि मेंशन द फैक्टर्स, या मेंशन द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच फेवर्स द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम।
उसमें आपको क्या क्या लिखना है सुन लीजिए। आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, आप लिख लीजिएगा, आंसर सुन लीजिए मेरे से। आंसर उसका ये है कि पहले आप एल्वियोलाई बेचारे को देख रहे हैं, अब इसको इतना मोटा कर दीजिए कि इसके अंदर गैस भरा 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 भरता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। ये बोलेगा मैं डिफ्यूज होने ही नहीं दूंगा, बुझ जाइए रेस्पिरेशन, तब भी नहीं होगा। पहला फैक्टर आपको वहां पे क्या लिखना है, एल्वियोलर वॉल थिकनेस इज ओनली 1 सेल थिक, ठीक है। फिर इसके बाद जो बेसमेंट सब्सटेंस, आप मान लीजिए कि एल्वियोलाई के बाहर आप यहाँ पे पूरा जाम करके बैठे हुए हैं, बोले अब हम नहीं होने देंगे यहाँ से डिफ्यूज। बेचारा यहाँ पे आरबीसी बैठे, चाहे कोई भी आर्मी सेल का आ जाए यहाँ पे उठ के, ये ले ही नहीं पाएगा ऑक्सीजन यहाँ से, तब भी दिक्कत है। फिर आपको लिखना है कि बेसमेंट सब्सटेंस जो है ये भी बेचारा क्या होता है, 1 मिलीमीटर से भी कम थिकनेस दिया होता है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ये जो थिन जो है, तो ये स्क्वामस एपिथेलियम जो लचीलेपन के लिए जाना जाता है, और गैसेस एक्सचेंज जब होगा, कैसे उसको पार्शियल प्रेशर मेंटेन करना है, क्या करना नहीं करना है, उसको ये समझाने का काम करता है, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये डायग्राम 17.3 और ये पैरा और ये डायग्राम 17.4 इतने मैंने आपको वर्ड टू वर्ड क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करी है। किसी बच्चे को अगर लगता है कि हमें इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए मेरे से, ठीक है, आप पूछ लीजिए। किसी को अगर लगता है कि नहीं हमें मतलब इतना समझ नहीं आ रहा है या फिर इतने में कोई डाउट है